सीरियस हो जाओ। लिली को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट देखा ही है, इसमें फ्रीडम की डिग्री बहुत हाई है। तुम जब चाहो घर आ सकती हो। घर की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस बाहर अपना ध्यान रखना। मैं बोला, पर सेरेना ने एक शब्द भी नहीं सुना। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब मैंने धीरे से उसके फेस को सहलाया था। सोफा पर बैठी लिली कब से अपने पेरेंट्स को इंटरेक्ट करते हुए चोरी छुपे देख रही थी। वो अभी बहुत छोटी थी ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि मम्मी शायद अभी खुश है, इसलिए वो उछलकर मेरी लैप में आ गई और ऊपर देखते हुए अचानक एक आइडिया दिया। डैडी, आज रात लिली डैडी और मम्मी के साथ सोना चाहती है। जैसे ही ये वर्ड्स बाहर आए, मैं तुरंत एक पत्थर की तरह जम गया। सेरेना ने और भी ऊपर देखा, उसकी पैनिक नजर उस छोटी बच्ची पर थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। क्या ये ओके है डैडी? ये देखकर कि मैंने हाँ नहीं किया है, लिली ने अपना अल्टीमेट क्यूट अटैक शुरू कर दिया और मेरी लैप में गोल गोल घूमने लगी। मैंने थूक निगला और सेरेना की तरफ देखा, जिसकी पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी और वो नजरें चुरा रही थी। ये अपनी मम्मी से पूछो, अगर वो एग्री करती है तो। मैं इसका क्या आंसर देता? सेरेना इतनी एम्बैरेस हो गई कि वो बस ढह जाना चाहती थी। वो घबराहट में खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ भागी। मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मैं वॉशअप करके सोने की तैयारी करती हूँ। सेरेना पैनिक में भाग गई। लिविंग रूम में बस मैं और लिली रह गए, एक दूसरे को बड़ी आंखों से देखते हुए। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लिली मेरी लैप से कूदी और मेरे गले लग गई। मम्मी ने कहा, जब तक डैडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या सेरेना ने ऐसा कहा था? मैंने उस छोटी बच्ची की मिल्की सेंट की एक गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी। मैं ये सब पूरी तरह लिली के लिए कर रहा था, किसी और रीजन से नहीं। काफी देर बाद सेरेना आखिरकार बाथरूम से बाहर आई और बेडरूम की तरफ ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिविंग रूम से गुजरते वक्त उसने सोफा की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। तभी मैंने लिली को उठाया और खड़ा हुआ, बाथरूम गया और उस छोटी बच्ची को वॉशअप करवाया। मैंने भी जल्दी से वॉशअप किया और फिर उस बच्ची को बाहर लेकर आया। इस मोमेंट तक मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। लिविंग रूम से मास्टर बेडरूम तक का वो थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। कमरे में एक हल्की सी फ्रेग्रेंस भरी हुई थी जो बहुत प्लेजेंट और एल्यूरिंग थी। 2 लाइफ टाइम्स में मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस मोमेंट पर मैं सच में हेल्प चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं? सेरेना पहले ही कवर्स के अंदर जा चुकी थी, जैसे सो रही हो, करवट लेकर अंदर की तरफ मुंह करके लेटी थी। मैं देख नहीं सकता था कि वो अभी कैसी दिख रही है, बस उसके चमकते हुए गुलाबी कान दिख रहे थे जो उसकी करंट स्टेट बता रहे थे। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से सेरेना का शरीर हल्का सा कांपा, पर वो उठी नहीं। अब तक मैं पूरी तरह हार मान चुका था। बात अब यहां तक पहुंच ही गई थी। नर्वस होने का कोई फायदा नहीं था, मुझे बस चुपचाप लेटना था। ऐसा सोचकर मेरा मूड काफी हल्का हो गया। लिली को बीच में लिटाकर मैं बेड की दूसरी साइड बैठ गया। लिली को पकड़कर मैंने बेड टाइम स्टोरी सुनानी शुरू की। आज डैडी लिली को स्नो वाइट की स्टोरी सुनाएंगे। एक बार की बात है, लिली की तरह ही एक क्यूट छोटी प्रिंसेस थी। उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद और स्मूथ थी, फिर भी एक लाल एप्पल की तरह गुलाबी थी। उसके बाल रात के आसमान की तरह काले और शाइनी थे, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। मेरी नर्म आवाज कमरे में गूंज रही थी। सेरेना की आईलैशेस हल्की सी फड़फड़ाईं। उसका जोर से धड़कता दिल भी स्टोरी के साथ धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार वो अनजाने में ही सो गई, बिल्कुल लिली की तरह। लिली भी मेरी स्टोरी सुनते सुनते धीरे से सो गई थी। मैंने चैन की सांस ली। ये देखकर कि उनकी सांसें स्टेडी हो गई हैं, मैंने आखिरकार लाइट बंद की और कवर्स के अंदर लेट गया। अगले दिन मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल टाइम पर था। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी बाहों में एक नर्म शरीर को पकड़ा, फिर अचानक जम गया। लिली इतनी बड़ी कब हो गई? मैंने थूक निगला और मेरी आंखें ब्लैंकेट के अंदर देखने लगीं। मेरी बाहों में लिली का कोई निशान नहीं था। वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो सेरेना थी। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। ये कब हुआ? वो मेरी बाहों में कैसे आ गई? मेरे नाक के पास से एक हल्की सी फ्रेग्रेंस गुजरी। मेरी बाहों में वो शरीर नर्म और गर्म था। उसी पल मेरा दिल पिघल गया। मैं अनजाने में नीचे झुका जब तक मैं सेरेना के खूबसूरत फेस के करीब नहीं पहुंच गया। मैं उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, जो बहुत हेजी थीं। हमारे बीच का डिस्टेंस बस कुछ इंचेज का था। मैं उसकी स्मूथ स्किन के नीचे वो गुलाबी ग्लो देख सकता था। मैं बस वहीं रुक गया। मेरे अंदर एक इंटेंस स्ट्रगल चल रही थी। फिर मैंने देखा कि उसकी लंबी आईलैशेस हल्की सी हिलीं। चौंककर मैं जल्दी से सीधा बैठ गया और चुपके से अपना वो हाथ निकाला जिसे वो पिलो की तरह यूज कर रही थी। ध्यान से झुककर बेड से उतरा और बेडरूम से दबे पांव बाहर निकल गया। फिर वॉशअप करने बाथरूम चला गया।
मेरा चेहरा हार से भरा था। इतनी सुबह सुबह, और ये मुझे अभी से टॉर्चर कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि जिस मोमेंट मैंने बेडरूम छोड़ा, बेड पर लेटी सेरेना ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली थीं और चैन की सांस ली थी। उसने अपने जलते हुए चेहरे को पकड़ा और कवर्स के नीचे छुप गई। किसी का सामना करने के लिए वो बहुत एम्बैरस थी। जिस मोमेंट में बैठा था, सेरेना पहले ही जाग चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वो कब मेरी बाहों में पहुंच गई, यहां तक कि मेरा हाथ पिलो की तरह यूज कर रही थी। ये इतना एम्बैरेसिंग था जब तक उसने मेरी सांसें अपने फेस पर महसूस नहीं की। वो अंदर से थोड़ी पैनिक हो गई थी। वो क्या करने वाला था? क्या वो किस करने वाला था? उसे क्या करना चाहिए? सेरेना उस वक्त डर के मारे मरने वाली हो गई थी, पर उसने जागने की हिम्मत नहीं की और बस सोने का नाटक करती रही। शुक्र है कि मैं टाइम पर रुक गया, वरना वो सच में नहीं जानती थी कि मेरा सामना कैसे करेगी। पर जब मैं सच में चला गया तो उसे हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। सेरेना को नहीं पता था कि वो तैयार है या नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसका दिल उलझा हुआ है। काफी देर बाद कवर्स के अंदर लेटी सेरेना ने आखिरकार एक गहरी सांस ली। बस सब कुछ कुदरत पर छोड़ दो। वो सुबह 8 बजे तक वहीं लेटी रही। जब सेरेना ने बाहर दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो आखिरकार बेड से उठी, थोड़ा खुद को ठीक किया और कमरे से बाहर आई। मैं पहले ही किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने चला गया था। सेरेना को बाहर आते देखकर मेरे एक्सप्रेशन थोड़े ऑकवर्ड थे। जब मैंने उसे ग्रीट किया, तुम उठ गई। सेरेना के एक्सप्रेशन भी थोड़े ऑकवर्ड थे। हाँ, इतना कहकर वो वॉशअप करने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और वापस मुड़कर ब्रेकफास्ट बनाने लगा। उम्मीद के उलट सेरेना बहुत जल्दी वॉशअप करके सीधे किचन में आ गई। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सेरेना के एक्सप्रेशन एकदम नेचुरल थे। उसने बड़ी कुशलता से मेरे हाथों से बर्तन लिया और चावल धोने में मेरी मदद करने लगी। मैं बस एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत रिएक्ट करते हुए उसकी इस मदद को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और मुड़कर सब्जियां धोने लगा। हम दोनों एकदम तालमेल में थे, जैसे कोई कपल सालों से साथ रह रहा हो। उस वक्त वो छोटा सा किचन बहुत ही वार्म लग रहा था। 20 मिनट बाद पूरी फैमिली ने खुशी खुशी ब्रेकफास्ट किया। खाने के बाद सेरेना ने एक हेयर स्टाइल देखा जो बहुत प्यारा था और लिली पर खूब जंचता। इत्तेफाक से छोटी बच्ची के बाल भी हाल ही में काफी बढ़ गए थे, इसलिए उसने लिली को बहला फुसलाकर हेयर कट के लिए बाहर ले जाने के लिए मना लिया। जहां तक मेरी बात है, मैं एक्सपर्ट की तरह सोफा पर पसर गया, अपना फोन निकाला और वीडियो स्क्रॉल करने के लिए टिकटॉक खोल लिया। वाइफ और बच्चा घर पर नहीं, ये लाइफ। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी के पीक पर पहुंच गया हूं। मैंने अभी सिर्फ 2 वीडियो ही स्क्रॉल किए थे कि जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी का ट्रेलर सामने आ गया। हार्मनी रिकॉर्ड्स की स्पीड वाकई काबिले तारीफ थी। वीडियो महीने के आखिर में आने वाला था और अभी सिर्फ 26 तारीख ही थी, फिर भी ट्रेलर आ चुका था। जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी का ट्रेलर बहुत सिंपल था। कुछ वीडियो क्लिप्स के साथ गाने की 2 लाइनें जो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए काफी थीं। जैसे ही मैंने ट्रेलर वीडियो पर क्लिक किया, फोन से मेरी आवाज आई। अंधेरे में गिरते हुए, खाई में गिरते हुए चेहरा कीचड़ से सना है बिना खुदाओं की महिमा के, अपने हाथों में उस साधारण चीज को कसकर थामे हुए। फिर 3 फायर फाइटर्स दिखाई दिए। उन्होंने आग की लपटों का सामना करते हुए फायर होज थामी हुई थी। चेहरे राख से सने थे और उनकी नजरें गजब की अडिग थीं। वीडियो अचानक वहीं रुक गया। बस एक गहरी आवाज गूंजी, वे गुमनाम हैं, साधारण हैं, लेकिन हमारे दिलों में याद रखे जाने के लायक हैं। मैंने इसके बारे में सोचा, पर समझ नहीं पाया। रॉबर्ट लिन ने साफ कहा था कि वो बच्चों को लीड सिंगर के तौर पर यूज करेंगे। ट्रेलर में मेरी आवाज क्यों आई? खैर, इससे ट्रेलर की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। एक फुटेज, गाने की एक लाइन, एक दिल छू लेने वाला मैसेज, बहुत छोटा था पर दिलों को छूने के लिए काफी था। ट्रेलर को आए अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और बड़े मीडिया आउटलेट्स इसे कवर करने के लिए होड़ मचा रहे थे। उन्होंने इस ट्रेलर को प्रमोट करने के लिए तरह तरह की हेडलाइंस का इस्तेमाल किया। साथ ही इसने बड़े ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स का ध्यान भी खींचा। हर कोई जानता था कि एक बार फुल वर्जन रिलीज होने के बाद इसका क्रेज जबरदस्त होगा, इसलिए उन्होंने भी इसे शेयर करना शुरू कर दिया। बड़े इन्फ्लुएंसर्स के शेयर करने के बाद इस ट्रेलर की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती गई। कमेंट सेक्शन हर तरह के लोगों से भरा था जो अपने आसपास के साधारण लोगों के बारे में शेयर कर रहे थे। उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपना फोन नीचे रखा और दरवाजे की तरफ देखा। ये सेरेना थी जिसने लिली का हाथ पकड़ा हुआ था। हेयरकट से वापस आने के बाद लिली का नया हेयर स्टाइल देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। छोटी बच्ची की 2 छोटी चोटियों को अब 2 छोटे बंस में रोल कर दिया गया था। सामने के पतले बाल उसकी भौहों तक पहुंच रहे थे। वो वाकई एक नन्ही परी लग रही थी, जैसे किसी परियों की कहानी की दुनिया से बाहर निकल कर आई हो। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने जल्दी से दोनों हाथ आगे बढ़ाए। ये किसकी नन्ही परी है? जल्दी यहाँ आओ और डैडी को तुम्हें गोद लेने दो। छोटी बच्ची की आंखें मुस्कुराहट से झुक गईं, पर वो थोड़ी शर्मा गई और सेरेना के पीछे छिप गई, उसकी टांगों को पकड़कर अपना चेहरा उनमें छुपा लिया।
सेरेना भी लिली की हरकतों पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मजे से बाप बेटी के इस इंटरेक्शन को देखने लगी। हाँ, छोटी बच्ची अब शर्माना भी जानती है। मैं उसे ढील देने वाला नहीं था। इस वक्त मैं बस अपनी प्यारी बेटी को गोद में लेना चाहता था। मैं उठा और सेरेना के पास जाकर नीचे झुका और हैरान होने का नाटक किया। ओह माय गॉड, तो ये नन्ही परी डैडी की कीमती बेटी है। इसके साथ ही मैंने लिली के छटपटाने के बावजूद उसे उठा लिया। मैं उसे चाहे जितनी बार देखूं, मुझे खुशी ही होती थी। लिली नहीं चाहती कि डैडी उसे गोद लें, फिर तो डैडी उदास हो जाएंगे। मैं चाहती हूं डैडी उदास नहीं हो सकते। छोटी बच्ची ने तुरंत मेरे गले लगकर अपना चेहरा मेरे सीने से सटा लिया, जैसे उसे डर हो कि उसके मना करने से उसके डैडी को चोट पहुंची है। मैंने खुशी खुशी लिली के स्मूथ गाल पर किस किया। उस छोटी बच्ची की क्यूटनेस हद से ज्यादा थी। इसने मुझे पूरी तरह जीत लिया था, यहां तक कि मेरे दिल की गहराइयों में भी ऐसी मिठास महसूस हुई जैसे कोई कैंडी खा रहा हो। वाकई, लोग कहते हैं कि बेटी अपने पिता की छोटी कॉटन जैकेट होती है। वो कहावत बिल्कुल गलत नहीं थी। ठीक है, दरवाजे पर ही इतना प्यार मत लुटाओ, अंदर आओ। मैंने खुशी खुशी छोटी बच्ची को सोफा तक पहुंचाया। मैंने तरबूज का एक टुकड़ा निकाला और अपनी बेटी को खिलाया, फिर सेरेना की तरफ मुड़ा। ठीक है, तुम अगस्त की शुरुआत में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में रिपोर्ट कर रही हो ना? ये सुनकर सेरेना की खूबसूरत आंखें झपकीं। हाँ, उससे पहले मुझे मिया को वापस लाना होगा और मिस क्लेयर से मिलना होगा। अगर उन्हें पता चला कि मैं कमबैक कर सकती हूँ तो वे बहुत खुश होंगे, सेरेना ने कहा। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। जब उसने पहले अचानक इंडस्ट्री छोड़ी थी तो उसे इन दो लोगों के प्रति सबसे ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ था। अब भले ही अपने सपने के लिए न सही, उसे उनके लिए कड़ी मेहनत करनी थी। मैंने गला साफ करते हुए सिर हिलाया और लिली के बालों को सहलाते हुए मन ही मन सोचने लगा कि मुझे सेरेना के लिए कौन सा गाना लिखना चाहिए। वापसी पर यह उसकी पहली लड़ाई थी। इसकी जीत शानदार होनी चाहिए थी। सेरेना की आवाज बेहतरीन थी। चाहे वो स्वीट गाने हों या सैड सॉन्ग्स, वो सब गा सकती थी। इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से मैं पल भर के लिए थोड़ा अनडिसाइडेड था। कुछ देर सोचने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मैंने कुछ और सोचा। ओह, सही कहा, चलो कुछ दिनों में एक कार खरीदते हैं। नहीं, 2 खरीदते हैं। लिली 1 महीने में किंडरगार्टन शुरू कर देगी। उसे छोड़ने और लेने जाने में आसानी होगी। साथ ही भले ही स्टारलाइट एंटरटेनमेंट आपको कंपनी कार प्रोवाइड करेगा, फिर भी आपको फ्री टाइम में बाहर जाने के लिए एक कार की जरूरत होगी। सेरेना ने एक पल के लिए सोचा और उसे भी लगा कि वे एक कार खरीद सकते हैं। पहले घर पर रहने और बाहर न जाने की वजह से कार न होना भी चल जाता था। कार हो या न हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब जबकि उसे अक्सर बाहर जाना होगा तो कार न होना वाकई असुविधाजनक था, लेकिन उसे चिंता थी कि मेरे पास पैसे कम न पड़ जाएं। आखिर पिछले 2 वीडियो की कमाई घर के लिए ढेर सारी चीजें खरीदने में खर्च हो गई थी। मैं एक ट्रिप पर भी गया था। उसे नहीं पता था कि कितने पैसे बचे हैं। भले ही जाने से पहले मैंने अपना बैंक कार्ड सेरेना के इंस्टाग्राम से लिंक कर दिया था। सेरेना को ठीक नहीं पता था कि उसमें कितने पैसे हैं। अब किंडरगार्टन भी आने वाला था तो वो एक और खर्च होने वाला था। कुछ सोचने के बाद सेरेना ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। चलो बस एक ही खरीदते हैं। घर पर लिली को लाने और ले जाने के लिए तुम्हारे पास कार होगी तो आसानी रहेगी। मैं अभी के लिए बाहर कंपनी की कार इस्तेमाल कर लूंगी। मुझे शायद अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं कुछ पैसे कमा लूं तब हम कार खरीदने की बात कर सकते हैं, सेरेना ने सोचा। जब उसके गाने और एल्बम रिलीज होंगे और इनकम आएगी तब वे इन चीजों पर बात कर सकते हैं। ये सोचते ही सेरेना फिर से थोड़ी परेशान हो गई। उसे तो ये भी पक्का नहीं था कि उसके पास गाने के लिए गाने कब होंगे। हालांकि स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में टॉप टियर रिसोर्सेज की बात थी, लेकिन उसमें खुद के गाने लाने का भी एक क्लॉज था। उसे नहीं पता था कि मैंने कंपनी के साथ क्या नेगोशिएट किया है। उन्होंने टॉप टियर रिसोर्सेज तो दे दिए, पर गाने मिलने में उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? वो थोड़ी उलझन में थी। आखिर वो ज्यादा सॉन्ग राइटर्स को नहीं जानती थी। सॉन्ग राइटर्स के बारे में सोचते ही सेरेना अचानक ठिठक गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा जो शांत बैठा था। उसे लगा कि इसे शायद गाने लिखना आता है, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने ये कब सीखा। टिकटॉक के 2 गानों में से एक तो मैंने सीधे लिली को गाना सिखाया था। मैं कार न खरीदने के पीछे की सेरेना की चिंता समझ गया। मैंने शांति से अपना हाथ हिलाया। चिंता मत करो, तुम्हें घर में पैसों की कमी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन रुक जाओ, बस लहर आने दो। कुछ ही दिनों में पैसे आ जाएंगे। 30 जुलाई को संडे था। जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी MV ठीक सुबह 8 बजे लाइव हुआ। इसे हारमनी रिकॉर्ड्स और 7 मेमोरीज अकाउंट के कोलैबोरेशन के तौर पर रिलीज किया गया था और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ने कई डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इसे शेयर किया। इसका लाइनअप वाकई बेमिसाल और ग्रैंड था। बेशक लाइनअप चाहे जितना भी बड़ा हो, ऑडियंस तो क्वालिटी ही देखना चाहती थी। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी तभी लोग सपोर्ट करेंगे।
हालांकि आजकल ऑनलाइन एक बात बहुत चल रही थी, अगर 7 मेमोरीज ने इसे बनाया है तो ये पक्का मास्टरपीस होगा। भले ही मैंने सिर्फ 2 गाने पोस्ट किए थे, पर मैंने अनगिनत फैंस का दिल जीत लिया था। हर कोई मेरे कंपोज किए हुए गानों की क्वालिटी से खुश था। अब जब सबने देखा कि इस एमवी के लिरिक्स और म्यूजिक दोनों 7 मेमोरीज के हैं, तो सबकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। ये रहस्यमयी आदमी जब भी कोई कदम उठाता है तो वो कमाल का ही होता है, इसलिए ऑडियंस इस एमवी को देखने के लिए टूट पड़ी। रिवरसाइड सिटी में अपने घर पर हम तीनों पहले ही सोफा पर बैठ चुके थे। मैंने अपने फोन की स्क्रीन टीवी पर कास्ट की और टिकटॉक खोला। सेरेना और लिली को अभी भी कुछ पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि मैंने आज सुबह उन्हें जल्दी बेड से उठा दिया है, ये कहकर कि मैं उन्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा, पर उन्हें नहीं पता था कि वो क्या है। एमवी ओपन होते ही पूरी फैमिली एक साथ टीवी की तरफ देखने लगी। जैसे ही एमवी की इमेज सामने आई, सेरेना और लिली दोनों खामोश हो गए। वे थोड़े हैरान थे। उन्होंने टीवी स्क्रीन पर देखा, बड़े अक्षरों में जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी लिखा था और नीचे लिरिसिस्ट और कंपोजर के तौर पर 7 मेमोरीज का नाम था। इसके अलावा ये एमवी पूरे 7 मिनट लंबा था। यहां तक कि मैं भी दंग रह गया। मुझे नहीं पता था कि उन्हें इतना लंबा रन टाइम कहां से मिला। रॉबर्ट लिन ने पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और कंप्लीट वर्जन दिखाने की बात कही थी, पर मैं राजी नहीं हुआ था। मैं ये मोमेंट अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा मुझे रॉबर्ट लिन की प्रोफेशनल स्किल्स पर पूरा भरोसा था। सेरेना मेरी तरफ मुड़ी, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। वो हैरान थी कि मैंने और भी म्यूजिक लिखा है और हार्मनी रिकॉर्ड्स के साथ कोलैबोरेट भी किया है। कितना अमेजिंग है। तो जब मैं पहले बाहर गया था तब मैंने इतना सब किया था और उसे पता तक नहीं चला। सेरेना ने अपनी नजरें वापस टीवी पर टिका दी। वो देखना चाहती थी कि आखिर मैं उनसे क्या छुपाकर कर रहा था। एमवी में टाइटल खत्म हुआ। स्क्रीन पर 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप दिखा जो एनर्जी से भरा था। बच्चों ने मैचिंग ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। उनके बीच में एक मिडिल एज्ड टीचर पियानो बजा रहे थे। पियानो की आवाज आई और कैमरा कट हुआ। पहले एक छोटी बच्ची का क्लोजअप दिखा जिसकी आंखें इमोशन से भरी थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी जैसे धीरे से किसी को बुला रही हो, और उसने गाना शुरू किया। इमेज बदली। ऑरेंज यूनिफॉर्म में फायर फाइटर्स का एक ग्रुप दिखा। उनके चेहरे अडिग थे। वे रेस्क्यू का सामान ले जा रहे थे और अपने शरीर को पुल की तरह इस्तेमाल करके पानी के बीच से रास्ता बना रहे थे। कैमरा फिर से एक और छोटी बच्ची की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसका सिर झुका था और वो धीरे से फुसफुसा रही थी। उस छोटी बच्ची की इमेज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और एक फैमिली में बदल गई जो टेबल के चारों तरफ बैठकर डम्पलिंग्स खा रही थी और टीवी देख रही थी। जहां एक खुशी भरा रियूनियन होना चाहिए था, वहां सन्नाटा था। सिर्फ दादी मेन सीट पर बैठी थीं, अपने आंसू रोकते हुए टीवी को घूर रही थीं। टीवी पर उनके पोते की शहादत की खबर चल रही थी। 2 और छोटी बच्चियों की इमेज सामने आई, एक के बाद एक, जो धीरे धीरे गा रही थीं। गाने की 2 लाइनों के बाद वे गायब हो गईं और उनकी जगह एक साधारण दिखने वाला आदमी आया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बस में एक पॉकेटमार को गौर से देख रहा था। जैसे ही पॉकेटमार ने हाथ मारा, उसने चोर को पकड़ लिया, लेकिन आसपास के लोग डर के मारे दूर हो गए और बस खामोश खड़े रहे। पल भर में 2 और चोरों ने उस आदमी को घेर लिया। सिचुएशन उसके खिलाफ होने लगी। इस वीडियो को देख रहे अनगिनत लोग उस वक्त एंग्जाइटी महसूस करने लगे। अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आंखों में आंसू आ गए। वो बस वीडियो के अंदर कूदकर चोरों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन एमवी की इमेज उस पल फिर धुंधली हो गई। टीचर बस खामोशी से पियानो बजाता रहा। उन छोटी बच्चियों में से एक ने फिर से गाना शुरू किया। इमेज अचानक एक हॉस्पिटल की तरफ कट हुई। एक थके हुए डॉक्टर ने हाथ आगे बढ़ाया। नवजात बच्चा एक बुजुर्ग कपल को सौंप दिया। वह बुजुर्ग कपल खुशी के मारे वहीं रो पड़ा और बार बार डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। धड़कता हुआ दिल बेलों की तरह बढ़ता है, खतरे से लड़ने को तैयार, किसी और चीज की परवाह किए बिना। ये वही आदमी था जो चोरों को पकड़ रहा था। इस पल वो 3 चोरों का सामना कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था। कैमरा फिर से कटा। 2 और छोटी लड़कियां दिखाई दी, अपनी बाहें फैलाए जैसे इशारा कर रही हों। हर कोई इस गहरे दिल को छू लेने वाले संगीत और इमेजरी से मंत्रमुग्ध था। उन्हें बस इस बात का पछतावा था कि उन्होंने पहले ये क्यों नहीं जाना कि उनके आसपास इतने प्यारे लोग हैं। अब तक के पूरे एमवी में इसमें दिखाई देने वाले हीरोज ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जो किया था उसे सभी दर्शकों ने याद रखा। इमेज चलती रही। सभी बच्चों के कोरस ने दिलों को झकझोरना शुरू कर दिया। उन साफ आवाजों ने हर चलती कहानी के बारे में गाया, जिससे हर कोई खामोशी में डूब गया। आमतौर पर वे इंटरनेट सेलिब्रिटीज का पीछा करते थे और ऑनलाइन फालतू चीजों में लगे रहते थे। ये पहली बार था जब उनके दिलों में कोई लौ जली थी। गाने का आखिरी हिस्सा सभी बच्चों के एक साथ गाने की इमेज थी। इस जीवन में कोई पछतावा नहीं, जीवन की लौ जल चुकी है। इमेज अंधेरे में ओझल हो गई। अचानक एक मेल वॉइस गूंजी, हम हीरो नहीं हैं, हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। मैं सोफा पर बैठा अपनी जलती हुई आंखों को मल रहा था।
मैंने सोचा था कि ये वीडियो बहुत गहरा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना इमोशनल होगा। इस वीडियो ने अब तक एमवी देख रहे अनगिनत नेटिजन्स की आंखों में आंसू ला दिए थे और उन्हें सामूहिक रूप से भावुक कर दिया था। इस पल किसी को भी वीडियो की लंबाई की परवाह नहीं थी। वे बस खामोशी से देख रहे थे, खामोशी से दिल का दर्द महसूस कर रहे थे, खामोशी से आंसू बहा रहे थे। उस आदमी की आवाज खत्म होने के बाद पिच ब्लैक स्क्रीन पर एक और डायलॉग शुरू हुआ, यंग रिवर्स, एक कैपेला या पियानो के साथ। इस गाने को बस पियानो के साथ की जरूरत है। एक साधारण सवाल और जवाब। बस इतना था कि डायलॉग में जो मेल वॉइस थी, कई नेटिजन्स को वो जानी पहचानी लगी। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर अचानक एहसास हुआ, क्या ये 7 मेमोरीज की वही खास और सौम्य आवाज नहीं थी? तो इसके बाद बिहाइंड द सीन्स फुटेज था। क्या 7 मेमोरीज खुद सामने आने वाला था? यकीनन बिहाइंड द सीन्स में जो मटीरियल काटा गया था वो स्क्रीन पर तेजी से फ्लैश हुआ। मेरी वही खास और सौम्य आवाज इस फुटेज के साथ गूंजी। एक बार फिर इसने नेटिजन्स की भीड़ को भावुक कर दिया, जब तक कि आखिरी फुटेज गायब नहीं हो गया। 7 मेमोरीज का चेहरा अब भी सामने नहीं आया था। वो अब भी उतना ही रहस्यमयी बना रहा, लेकिन हर कोई इस फुटेज से संतुष्ट था। इस वीडियो का हर चेहरा हर किसी के दिल में गहराई से छप गया था। इसके बाद काफी समय तक वे आज जो देखा उसे भूल नहीं पाएंगे। ऑफिशियल वर्जन रिलीज होने के काफी समय बाद भी वहां एक भी लाइक नहीं था, एक भी कमेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई गायब हो गया हो। इस वक्त हारमनी रिकॉर्ड्स के कॉन्फ्रेंस रूम में रॉबर्ट लिन अभी भी ऑनलाइन रियल टाइम डेटा मॉनिटर कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, एक ही समय में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स होने के बावजूद एक भी लाइक क्यों नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को भी ये वीडियो पसंद नहीं आया? रॉबर्ट लिन थोड़े निराश थे। उन्होंने अपनी हल्की लाल आंखें पोंछीं। उन्हें ये सिचुएशन एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा था। पर अगले ही पल इस वीडियो का डेटा अचानक आसमान छूने लगा। लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई जिसे रोकना नामुमकिन था। टिकटॉक के इतिहास में ये पहली बार था कि इतने कम समय में डेटा इस कदर विस्फोटक तरीके से बढ़ा। पलक झपकते ही लाइक्स 1 लाख से सीधे 5 मिलियन, फिर 10 मिलियन और 20 मिलियन तक पहुंच गए। टिकटॉक प्लेटफॉर्म का कमेंट सिस्टम पहली बार क्रैश हो गया। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि नेटिजन्स की भीड़ को लाइक और कमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद 5 ट्रेंडिंग टॉपिक सिर्फ हारमनी रिकॉर्ड्स और जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी एमवी के बारे में थे। कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक खुशियों की लहर दौड़ गई। रॉबर्ट लिन ने भी इमोशनल होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खामोशी से डेटा को ऊपर जाते हुए देखते रहे। ये साबित हो गया कि लोग बेअसर नहीं थे, बस उन्हें इन इमोशंस को प्रोसेस करने का समय नहीं मिला था। जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी का तूफान पूरे इंटरनेट पर छा गया। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि अनुभवी रॉबर्ट लिन के लिए भी ये अनपेक्षित था। अब वो बहुत खुश थे कि उन्होंने मेरा ये गाना चुना। ये फुटेज अगर किसी और साधारण गाने के साथ जोड़ी जाती तो निश्चित रूप से इतनी हिट नहीं होती। सिर्फ 1 घंटे में हारमनी रिकॉर्ड्स प्लेटफॉर्म पर व्यूज 100 मिलियन पार कर गए और टिकटॉक पर तो ये 200 मिलियन तक पहुंच गए। जहां तक मेरी बात है, मैंने माँ और बेटी दोनों को पकड़ा हुआ था। एक का सिर सहला रहा था और दूसरे की पीठ थपथपा रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, क्योंकि मैं खुद भी भावुक था। भले ही मैंने ये गाना रॉबर्ट लिन को दिया था, पर पूरा वीडियो हारमनी रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन टीम ने बनाया था। मैंने भी इसे पहले नहीं देखा था। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हारमनी रिकॉर्ड्स ने इस गाने को एक परफेक्ट घर दिया है। सेरेना मेरी बाहों में सिसक रही थी, मेरी शर्ट पकड़कर उस पर अपने आंसू और नाक पोंछ रही थी। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया। सिर्फ एक वीडियो ही तो देख रहे थे। रोना एक बात थी, पर वो इतनी दुखी क्यों महसूस कर रही थी? सेरेना को अब जाकर पता चला कि मैं उन दिनों बाहर क्या कर रहा था। ऐसा गाना कंपोज करना, हारमनी रिकॉर्ड्स के साथ कोलैबोरेट करना और उसे वो नामुमकिन सा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करना, वह किन चीजों से गुजरा होगा उसे कुछ पता तक नहीं था। उसे इस बात का दुख था कि मैंने बाहर इतना सब किया और घर आकर उसे बताया तक नहीं। क्या जेम्स रिवर्स को इस वजह से किसी ने परेशान किया होगा? क्या किसी ने उसे नजरअंदाज किया होगा? ऐसा गाना बनाने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, उसे कुछ नहीं पता था। वो तो बस आराम से घर पर बैठकर इसके रिजल्ट्स एंजॉय कर रही थी। ठीक है, अब रोना बंद करो। क्या हमें लंच नहीं करना? मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बनाता हूँ। क्या तुम लिली को पकड़ सकती हो? मैंने धीरे से उसकी पीठ फिर थपथपाई। छोटी बच्ची रोते रोते थक गई थी और न जाने कब मेरी बाहों में ही सो गई थी। मुझे पता है। सेरेना ने एक बार फिर मेरी शर्ट पर अपना चेहरा पोंछा, फिर मेरी बाहों से बाहर निकली और मुंह फुलाते हुए लिली को अपनी गोद में ले लिया। उसी समय रिवरसाइड सिटी के डाउनटाउन में रेबेका का चेहरा इतना उतरा हुआ था कि लग रहा था जैसे अभी रो देगी। उसकी मैनेजर मिस युआन के एक्सप्रेशन भी बहुत खराब थे, भयानक एक्सप्रेशन। कमरे का माहौल एकदम दमघोटू था। सिर्फ दूर खड़ी मिया चुपके से मुस्कुरा रही थी। वो बहुत खुश दिख रही थी। रेबेका ने अपनी मैनेजर की तरफ देखा। उसे वो बूढ़ी, बदसूरत औरत और भी बेकार लगने लगी। मिस युआन,
क्या मेरा गाना जुलाई के आखिर में हारमनी रिकॉर्ड्स पर लाइव नहीं होना था? अब ये क्या हो रहा है? गाना पीछे धकेल दिया गया। मुझे बताया गया है कि ये अगस्त की शुरुआत तक लाइव नहीं होगा। कंपनी ने पहले ही एड्स बना दिए हैं। मैंने अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीदे थे और उन्होंने ये सब कर दिया। बिना एक शब्द कहे मेरा गाना पीछे कर दिया और सारे ट्रेंडिंग स्पॉट्स पर कब्जा कर लिया। मिस युआन, आप इसकी इंचार्ज हैं। आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। मिस युआन का चेहरा और भी काला पड़ गया। ऐसा कुछ होना उन्हें पहले ही नाखुश कर चुका था। अब रेबेका भी उन पर चिल्ला रही थी, चुप हो जाओ। वो अंदर से और भी ज्यादा गुस्से में थी। जवाब? तुम चाहती हो मैं जवाब दूं? अगर तुम इतनी काबिल हो तो जाकर हारमनी रिकॉर्ड्स को ढूंढो। मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? असल में वहां का ये कैंपेन अगस्त के बीच तक खत्म नहीं होना था। किसे पता था ये 7 मेमोरीज कहीं से भी बीच में आ टपकेगा। एक गाने ने हारमनी रिकॉर्ड्स का एमवी जल्दी लाइव करवा दिया। अगर उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए रेबेका की जरूरत न होती तो मिस युआन उससे बात भी नहीं करना चाहती। तो अब हम क्या करें? रेबेका का लहजा अभी भी बहुत आक्रामक था। मिस युआन ने भौहें सिकोड़ी। इस वक्त वे दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। वे अभी अलग नहीं हो सकते थे। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इस लहर के गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा एल्बम रिलीज करेंगे। हालांकि इस बार कंपनी निश्चित रूप से उतने रिसोर्सेज नहीं देगी। हमें खुद ही इसका रास्ता निकालना होगा। रेबेका को भी पता था कि वे बस इतना ही कर सकते हैं। वो बस इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो मन ही मन 7 मेमोरीज को कोसने लगी। उसी की वजह से उसकी लाइमलाइट छीन ली गई थी। जब रेबेका पीछे मुड़ी और उसने दूर मिया को अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए देखा तो वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गई। मिया पार्कर, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ सब गड़बड़ है? तुम यहाँ आकर सफाई क्यों नहीं कर रही हो? उस कर्कश और अप्रिय आवाज ने मिया को अपने कान खुजलाने पर मजबूर कर दिया। ओह सॉरी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है। मैंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। हा, ये मैडम अब और सेवा नहीं करेगी, मिया ने कहा और जोर से हंसी। जहां कुछ लोग दुखी थे वहीं कुछ लोग और भी ज्यादा खुश थे। लंच के बाद खुशहाल 3 लोगों का परिवार टैक्सी से बाहर निकला। आज हम कार शोरूम जा रहे थे कार खरीदने। हालांकि हारमनी रिकॉर्ड्स के साथ एमवी कोलैबोरेशन की इनकम अभी तक नहीं आई थी, पर मेरे पास जो सेविंग्स थीं वे घूमने फिरने के लिए एक कार खरीदने के लिए काफी थीं। तीनों का परिवार कार डीलरशिप पहुंचा। वेलकम। क्या कोई ऐसा मॉडल है जिसमें आपकी दिलचस्पी है? हमारा स्वागत करने वाले सेल्स एसोसिएट की आंखें चमक रही थीं। उसके पास सेल्स का कई सालों का अनुभव था। ऐसे 3 लोगों के परिवार का कार देखने आने का मतलब था कि डील पक्की होने के 80% चांस थे। मैंने सिर हिलाया। घर पर सेरेना और मैंने पहले ही रिसर्च कर ली थी और आने से पहले मॉडल चुन लिया था। क्या आपके पास H9 है? टॉप ट्रिम? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास है। ये सुनकर कि मेरे पास वाकई वो मॉडल है जो मुझे चाहिए। सेल्समैन की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। H9 टॉप ट्रिम की ऑन रोड कीमत कम से कम $30,000 से ज्यादा थी। सर, हमारे पास H9 टॉप ट्रिम स्टॉक में है। मैंने दरियादिली से अपना बैंक कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और सेल्समैन को थमा दिया। मैं यही लूंगा। कार्ड से फुल पेमेंट कर रहा हूं। डीलरशिप से निकलकर जब घर पहुंचे तो शाम के 5 बजे बज चुके थे। जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे एंजेला का फोन आया। हेलो बड़े टैलेंट, बधाई हो। इस वक्त पूरा इंटरनेट उस एमवी और तुम्हारी खबरों से भरा पड़ा है। इस बार तुम वाकई फेमस हो गए हो। आपसी खुशी। मैं इतना फेमस नहीं होना चाहता। वैसे आपकी कंपनी को भी इससे काफी फायदा हुआ होगा, है ना? मैं मुस्कुराया। ये गाना स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की तरफ से हारमनी रिकॉर्ड्स को सबमिट किया गया था। उनकी कंपनी को निश्चित रूप से काफी फायदा हुआ था। ये फायदे शायद तुरंत दिखाई न दे, लेकिन बाद में धीरे धीरे नजर आएंगे। अगर हारमनी रिकॉर्ड्स के पास भविष्य में कुछ भी अच्छा होगा तो वे सबसे पहले उन्हीं के बारे में सोचेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से है बड़े टैलेंट। चलो काम की बात करते हैं। सेरेना रजिस्ट्रेशन के लिए कब आ रही है? दूसरी तरफ से एंजेला ने एक बार मुझे छेड़ा, फिर मुस्कुराए हुए पूछा। मैंने सोफा पर बैठी सेरेना की तरफ देखा, जो अनजान बनने का नाटक कर रही थी, पर चोरी छिपे मेरी बातें सुन रही थी, और मुस्कुराया। कुछ ही दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 3 तारीख तक। घर पर अभी कुछ काम है, उन्हें निपटाने के बाद वो आएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ सम्मान के साथ उसके आने का इंतजार करूंगी। एंजेला अंदर से बहुत क्यूरियस थी कि आखिर वो महिला कैसी होगी जिसके लिए मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा था। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? अगले दिन सेरेना मिया और मिस क्लेयर को ढूंढने निकली। कल वो उन्हें साथ लेकर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट जाने वाली थी। उसने मिया को कॉल करने से पहले सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के पास कार रोकी। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। फोन तुरंत उठा लिया गया। सेरेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज भी काफी चहक रही थी। मिया, गेस करो मैं कहाँ हूँ?
मिया अपने रेंटल रूम में अपना सामान पैक कर रही थी। जॉब छोड़ने के बाद वो अपने होमटाउन जाने की प्लानिंग कर रही थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर ये जगह उसे नहीं अपनाएगी तो कोई दूसरी जगह जरूर होगी। सेरेना, अगर तुम घर पर नहीं हो तो और कहाँ हो सकती हो? पागल लड़की, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ। जल्दी नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो 1 मिनट रुको सेरेना, मैं अभी नीचे आती हूँ। मिया अचानक थोड़ी घबरा गई। सेरेना उसकी कंपनी में क्यों आई थी? उसे पल भर के लिए समझ नहीं आया कि वो सेरेना को अपनी जॉब छोड़ने और घर वापस जाने के बारे में कैसे बताए। कुछ ही देर में वो हांफती हुई नीचे भाग कर आई। सेरेना! मिया की आंखें चमक उठीं और वो तेजी से सेरेना के पास पहुंची। सेरेना, तुमने कार खरीदी? मिया ने सेरेना के पास खड़ी ब्रांड न्यू कार को देखा। उसका चेहरा यकीन न करने जैसा था। क्या उस आदमी ने वाकई सेरेना के लिए कार खरीदी? क्या वो सेरेना के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था? सेरेना मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए मिया का हाथ थाम लिया। हाँ, आज ही खरीदी है। मुझे आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम फ्री हो? सेरेना की आंखें थोड़ी मुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। तभी मिया ने नोटिस किया कि इस बार सेरेना पिछली मुलाकात से थोड़ी अलग लग रही थी। उसकी स्किन बहुत स्मूथ थी, चेहरा थोड़ा भरा हुआ था और उसका रंग साफ तौर पर काफी बेहतर था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आता दिख रहा था। सेरेना, मैं फ्री हूं, बहुत फ्री हूं। जो भी बात है बस मुझे बताओ। मिया, वापस आ जाओ और मेरी असिस्टेंट बनो। चलो मिस क्लेयर को भी कॉल करते हैं। मैं कमबैक करने वाली हूं। मिया सुन रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर बाद वो होश में आई। सच में सेरेना, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? तुम वाकई कमबैक करने वाली हो? सच में? सेरेना ने पक्का जवाब दिया। मुझे पता था, किस्मत कभी किसी का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करती। हा। सेरेना, क्या इत्तेफाक है, मैंने अभी अभी अपनी जॉब छोड़ी है। ओ, हम फिर से साथ हो सकते हैं। मिया, क्या तुम्हें पता है मिस क्लेयर कहाँ है? चलो अभी उन्हें ढूंढते हैं। मुझे पता है, इस वक्त वो पक्का चिंगपू डिस्ट्रिक्ट पीपल्स हॉस्पिटल में अपनी माँ की देखभाल कर रही होंगी। काम के 4 घंटों को छोड़कर मिस क्लेयर हर रोज वहीं होती हैं। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं। सेरेना ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे मिया को कार में बैठने के लिए कहा। वे दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। कार में मिया ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, सेरेना, तुम कमबैक कर रही हो? क्या उसे पता है? सेरेना ने सिर हिलाया। उसके होठों के कोने अनजाने में थोड़े मुड़ गए। उसे पता है, इस कमबैक के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने वही गया था। और तो और, ये कार भी उसने ही मेरे लिए खरीदी है। मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ और वो चिल्लाई, उसने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया? ये कैसे मुमकिन है? बाइक! सेरेना, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? सेरेना ने बहुत सीरियस होकर सिर हिलाया। यह सच है, उसने मेरे लिए स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया है, और वो भी टॉप टियर वाला। मिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जेम्स रिवर्स जैसा कोई इंसान टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट कैसे नेगोशिएट कर सकता है। सेरेना ने देखा कि मिया कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने जेम्स रिवर्स के बारे में बात जारी रखी। वो अब मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, अब उसके प्रति वैसा एटीट्यूड मत रखना, ठीक है? सेरेना, अपने हस्बैंड को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव। मुझे बहुत जलन हो रही है, ऐसी जलन जिसका कोई इलाज नहीं। मिया ने बात खींचते हुए सेरेना को चिढ़ाया। सेरेना का खूबसूरत चेहरा अचानक गुलाबी हो गया, पर उसने कोई पलटवार नहीं किया। हॉस्पिटल पहुंचकर सेरेना ने दिल में घबराहट लिए दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने मिस क्लेयर को देखा, वो लगभग रो पड़ी। मिस क्लेयर के कभी घने काले रहे बालों में अब सफेद धारियां थीं। उनका कभी खूबसूरत रहा चेहरा अब मुरझाया हुआ और बहुत थका हुआ लग रहा था। उन्होंने पुराने और धुले हुए कपड़े पहने थे। वो वैसी ही लग रही थीं जैसी सेरेना पहले लगा करती थी। सेरेना को देखकर मिस क्लेयर पूरी तरह जम गईं और उसे टकटकी लगाकर देखने लगीं। सेरेना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दोनों एक दूसरे के सामने थे, पल भर के लिए निशब्द। मिया ही थी जो पहले अंदर दौड़ी और मिस क्लेयर का हाथ थाम लिया। मिस क्लेयर, मैं और सेरेना आपसे मिलने आए हैं। आपकी माँ कैसी हैं? तभी मिस क्लेयर ने थोड़े घबराते हुए रिएक्ट किया। उनके हाथ आपस में रगड़ रहे थे। तुम यहाँ हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे देखो जरा, कैसी हालत बना रखी है। सेरेना, अंदर आओ और बैठो। मैंने अभी अभी मम्मी को बहला फुसलाकर सुलाया है। वो अब काफी बेहतर हैं, अच्छे से खा पी रही हैं। बस एक और सर्जरी की जरूरत है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपनी माँ का जिक्र करते ही मिस क्लेयर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उस मुस्कान में अभी भी कड़वाहट की एक झलक थी। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उन पर अभी भी बाहर का $1,00,000 से ज्यादा का कर्ज था। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार ले लिया था।
अगली सर्जरी के लिए वो पैसे कहाँ से लाएंगी। सेरेना हॉस्पिटल के कमरे में अंदर आई और बैठ गई। उसने अपना सिर झुका लिया और किसी गलती करने वाले बच्चे की तरह अपने होंठ चबाने लगी। अब उसकी हिम्मत मिस क्लेयर की तरफ देखने की नहीं हो रही थी। मिया ने मिस क्लेयर का हाथ थपथपाया। उसकी नज़र सेरेना की तरफ थी। मिस क्लेयर ने भी सेरेना की तरफ देखा, बहुत गौर से। कुछ पल बाद उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान आई। वो चलकर आईं और उसके पास बैठ गईं। उसका हाथ थाम लिया। सेरेना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आईं। तुम्हें अब इस हाल में देखकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हो। जब मैंने तुम्हें पहले रोकने की कोशिश की थी तो वो भी तुम्हारी भलाई के लिए ही था। इसे अपने दिल में मत रखना। मिस क्लेयर, आई एम सॉरी। सेरेना अब खुद को रोक नहीं पाई। वो मिस क्लेयर की बाहों में समा गई और उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। मिस क्लेयर ने धीरे से सेरेना की पीठ थपथपाई और प्यार से बोली, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी माँ अपने बच्चे को दोष देती है? मैं वाकई तुम्हें अपनी बेटी मानती हूं। अब रोना बंद करो, और रोगी तो बदसूरत हो जाओगी। सेरेना एक अनाथ थी, लेकिन कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से मिस क्लेयर ही हमेशा उसका ख्याल रखती आई थीं। जब वो गुमनाम थी, वहां से लेकर सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने और फेमस होने तक, और फिर इंडस्ट्री छोड़ने तक मिस क्लेयर हमेशा उसके साथ थीं। मिस क्लेयर ने उसे कदम दर कदम बड़े होते देखा था। इसलिए जब उसने उस साल अचानक इंडस्ट्री छोड़ी तो सबसे ज्यादा दुख उसे नहीं बल्कि मिस क्लेयर को हुआ था। मिस क्लेयर बस धीरे धीरे सेरेना को दिलासा देती रही, जब तक कि उसके सारे आंसू खत्म नहीं हो गए। जब उसने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से ऊपर देखा, तब मिस क्लेयर ने उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। सेरेना ने अपने होंठ भींचे। मिस क्लेयर, मैं कमबैक करने वाली हूं। क्या आप फिर से मेरी मैनेजर बनेंगी? सेरेना की बात सुनकर मिस क्लेयर ठिठक गईं। फिर उन्होंने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ी और कमबैक की बात को किनारे रखते हुए पूछा, तुम्हारे बच्चे का क्या? क्या तुम मिया के मुकाबले उस जेम्स रिवर्स पर भरोसा करके बच्ची को उसके पास छोड़ पाओगी? मिस क्लेयर ज्यादा प्रैक्टिकल थीं। उन्हें अच्छे से याद था वो लड़का ढंग का नहीं लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि उसे बच्चों की देखभाल करना आता है। पर सेरेना ने सिर हिलाया। जेम्स रिवर्स लिली के पिता हैं। वो लिली का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन पर भरोसा रखिए। मिस क्लेयर ने अपना माथा रगड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बदल गया है। पर सेरेना का दृढ़ चेहरा देखकर वो बोली, ठीक है, मान लेते हैं कि वो बच्चे का ख्याल रख सकता है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कमबैक आसान नहीं होता। क्या तुम्हारे पास साइन करने के लिए कोई कंपनी है? अगर साइन कर भी लिया तो कंपनी तुम्हें क्या रिसोर्सेज देगी? मिस क्लेयर, आप खुद देख लीजिए, ये स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सेरेना ने जल्दी से अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मिस क्लेयर को थमा दिया, जैसे उसे डर हो कि अगर वो एक पल की भी देरी करेगी तो वे यकीन नहीं करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट देखकर मिस क्लेयर रुकीं। वो स्टारलाइट एंटरटेनमेंट था, अमेरिका की बिग 3 कंपनियों में से एक। ठीक है, मुझे देखने दो। इतना कहकर मिस क्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। फिर वो जितना ज्यादा पढ़ती गईं उतनी ही हैरान होती गईं। आखिर तक पहुंचते पहुंचते उनके हाथ हल्के से कांपने लगे थे। ये किस तरह का जादुई कॉन्ट्रैक्ट था? क्या सेरेना ने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के बॉस को किडनैप कर लिया था? ये एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए पूरी तरह से एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें कई क्लॉज तो ऐसे थे जैसे सेरेना ने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पर अपनी शर्तें थोपी हों, जैसे कि टॉप टियर रिसोर्सेज, अनलिमिटेड फ्रीडम और सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। मिस क्लेयर ने अचानक ऊपर देखा। क्या ये सच है? ये सच है मिस क्लेयर? देखिए, इस पर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की सील भी लगी है। ये नकली कैसे हो सकता है? चलो सेरेना, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? ये देखकर कि मिस क्लेयर को आखिरकार यकीन हो गया है, सेरेना ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। जेम्स रिवर्स मेट्रो सिटी गए थे और मेरे लिए ये लेकर आए। उन्होंने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के लिए एक गाना लिखा है। जेम्स रिवर्स? मिस क्लेयर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जेम्स रिवर्स ने सेरेना के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया और म्यूजिक भी लिखा। क्या ये मजाक था? दुनिया वाकई एक अजीब जगह थी। सेरेना, मुझे यकीन न करने के लिए दोष मत देना। क्या उसे म्यूजिक लिखना आता है? अगर आता भी है तो ऐसा कौन सा गाना होगा जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लायक हो? सेरेना, कहीं तुम धोखे में तो नहीं हो? मिस क्लेयर, जेम्स रिवर्स वाकई म्यूजिक लिखते हैं। ये देखकर कि मिस क्लेयर को यकीन नहीं हो रहा, सेरेना ने जल्दी से अपना फोन निकाला और टिकटॉक ओपन किया। उसने 7 मेमोरीज अकाउंट खोलकर मिस क्लेयर के सामने कर दिया। मिस क्लेयर ने आधे अधूरे मन से फोन लिया। यहां तक कि पास बैठी मिया भी देखने के लिए झुक गई। उसे भी यकीन नहीं था कि वो आदमी म्यूजिक लिख सकता है। पर अगले ही पल, ओ माय गॉड, 100 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, मिया चिल्लाई। फिर वो शर्मिंदगी में थोड़ा पीछे हटकर मुस्कुराई। ये हॉस्पिटल का कमरा था। इतनी जोर से चिल्लाने से मरीजों को परेशानी होती। मिस क्लेयर भी दंग रह गईं।
कौन सा वीडियो था जिस पर 100 मिलियन से ज्यादा लाइक्स थे? फिर उन्होंने अकाउंट का नाम देखा, 7 मेमोरीज, और उसके पीछे हारमनी रिकॉर्ड्स के साथ कोलैबोरेशन। 7 मेमोरीज, हारमनी रिकॉर्ड्स। तो ये बात थी। मिस क्लेयर को वीडियो खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि वे सब पहले ही ये वीडियो देख चुके थे। मिस क्लेयर ने हैरानी में ऊपर देखा। 7 मेमोरीज ही जेम्स रिवर्स है। मिया भी पास में अचरज से चिल्लाई, पर इस बार उसने अपनी आवाज धीमी रखी। 7 मेमोरीज को देखो। इस वक्त पूरे इंटरनेट पर सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा पॉपुलर इंसान। सही कहा, उसका सरनेम भी रिवर्स ही है। उन दोनों की हैरानी देखकर सेरेना फिर से शर्मा गई। उसे पहचान मिलने पर वो भी बहुत खुश थी। उसने गंभीरता से कहा, रिवर्स 7 मेमोरीज, उसकी बेटी का पूरा नाम। ओ माय गॉड, एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास ही था। तो पहले वो शेर की खाल में लोमड़ी बनकर नाटक कर रहा था। कितना चिढ़ाने वाला है। मिस क्लेयर भी अब होश में आ गई थीं। उन्होंने ऊपर देखा और सेरेना को फोन वापस किया। उनके हाव भाव थोड़े उलझे हुए थे। सेरेना अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी पाएगी और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, इस बात से वो बहुत खुश थीं। बस सेरेना, तुम्हारी जैसी कंडीशंस हैं, तुम निश्चित रूप से मुझसे बेहतर मैनेजर ढूंढ सकती हो। मुझे इसमें से बाहर ही रहने दो। नहीं मिस क्लेयर। क्यों? क्या आप मुझे अब और नहीं चाहती? मिया और सेरेना दोनों एक साथ बोल पड़ीं। सेरेना का चेहरा शिकायतों से भर गया था। मिस क्लेयर ने एक ठंडी सांस ली और हॉस्पिटल के कमरे की तरफ देखा। तुम मेरी सिचुएशन देख सकती हो। मेरी माँ को देखभाल की जरूरत है। मैं वाकई उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। आप एक केयरटेकर रख सकती हैं। टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि आप कहीं से भी रिमोटली चेक कर सकती हैं, मिया ने सीधे शब्दों में कहा। सेरेना भी उम्मीद भरी नजरों से मिस क्लेयर को देखने लगी। मिस क्लेयर परेशान लग रही थीं। वो भला कैसे नहीं जानती थीं कि वो केयरटेकर रख सकती हैं, पर उनकी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि वो ये सब कैसे अफोर्ड कर पातीं। इसके अलावा सेरेना के साथ इस तरह जुड़कर वो सिर्फ उन पर बोझ ही बनतीं। सेरेना, अब मुझे और मत मनाओ। मैं अपनी माँ के पास ही रहना चाहती हूँ। तुम दोनों जाओ। मिस क्लेयर ने मुंह फेर लिया। सेरेना, तुम्हें इतने अच्छे मौके की कद्र करनी चाहिए। फ्यूचर में अब कभी भी इतनी इम्पल्सिव मत होना। मिस क्लेयर ने सेरेना के बालों को सहलाया और खुद को पत्थर बना लिया ताकि उसकी तरफ दोबारा देख भी न सकें। सेरेना ने अपना होंठ काट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस क्लेयर उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहती। वो उम्मीद लेकर आई थी और मायूसी लेकर लौटी। पूरे रास्ते सेरेना और मिया दोनों खामोश रहे। सेरेना ने मिया को छोड़ा और फिर अकेले घर चली आई। दरवाजा खुला। मैं लिली के साथ गेम्स खेल रहा था। सेरेना को देखकर मैं ठिठक गया। वो रो रही थी। क्या हुआ? क्या सब कुछ स्मूथली हो गया? जब भी डाउट हो पूछ लेना चाहिए। मैंने सीधे पूछ लिया। सेरेना ने मुंह फुलाया और सोफा पर बैठ गई। मुझे देखते ही उसे लगा जैसे उसे सहारा मिल गया हो और उसे फिर से रोना आने लगा। मिस क्लेयर मेरे साथ नहीं आएंगी। क्यों? मैंने अपना सिर खुजाया। मेरी यादों में तो वो सख्त औरत सेरेना को बहुत प्यार करती थी। मुझे हैरानी हुई कि वो राजी क्यों नहीं हुई। सेरेना ने आज हॉस्पिटल में जो कुछ देखा और सुना था वो सब मुझे बताया। उसने बड़े दुख के साथ मुझे सब कह सुनाया। मैं चुपचाप सुनता रहा। सब सुनने के बाद मैंने एक पल सोचा और सिर हिलाया। अब मैं समझा, तुम सच में बुद्धू डमी हो। घर पर रहो और लिली का ध्यान रखो। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? सेरेना ने मुंह फुला लिया। उसका चेहरा नाखुशी से भरा था। मुझे नहीं पता था कि वो इसलिए दुखी थी क्योंकि मैंने उसे बुद्धू कहा या इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त उसके पास नहीं रुक रहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी जरूरी इंसान को वापस लेने जा रहा हूं बुद्धू। मैं सबसे पहले एक होम केयर एजेंसी गया, फिर उस हॉस्पिटल पहुंचा जिसका जिक्र सेरेना ने किया था। मैं सीधे मिस क्लेयर को ढूंढने नहीं गया, बल्कि पहले डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से मैंने मिस क्लेयर की मां की स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में जानकारी ली, फिर इनपेशेंट वार्ड की तरफ गया और रूम नंबर 302 पहुंचा। कमरे के बाहर मैंने खुद को संभाला, अपने एक्सप्रेशन थोड़े कोल्ड रखने की कोशिश की और दरवाजे पर धीरे से कुछ बार नॉक किया। अंदर से कदमों की आवाज आई। एक पल बाद दरवाजा खुला। मिस क्लेयर, जिनकी आंखें थोड़ी लाल थीं, मेरे सामने थीं। मुझे देखकर वो हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मिस क्लेयर, क्या आप मुझे पहले अंदर आने का न्योता नहीं देंगी? मेरी आवाज शांत थी। मिस क्लेयर ने कुछ नहीं कहा, पर वो एक तरफ हट गईं और मुझे कमरे में आने दिया। क्लेयर, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जैसे ही मैं हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुआ, मैंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जिनके बाल सफेद हो रहे थे और गाल धसे हुए थे। वो बेड पर बैठी थीं। मिस क्लेयर के जवाब देने से पहले ही मैं तेजी से बेड के पास पहुंचा और उनकी मां का हाथ थाम लिया। आंटी, मेरी वाइफ मिस क्लेयर की सहेली है। मेरी वाइफ पहले एक बार आई थी, पर उस वक्त आप सो रही थीं, इसलिए उसने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तो तुम क्लेयर के दोस्त हो? नौजवान, तुम बहुत दयालु हो कि मेरी क्लेयर के तुम जैसे दोस्त हैं।
ये उसकी खुशकिस्मती है। मिस क्लेयर की माँ ने धीरे से मेरा हाथ थपथपाया। उनका चेहरा ममता से भरा था। बस उनका वो कमजोर शरीर देखकर दिल दहल जाता था। आंटी, आप क्या कह रही हैं? हमारी खुशकिस्मती है कि मिस क्लेयर हमारी दोस्त हैं। मेरी वाइफ तो घर पर रोज यही बात करती है कि मिस क्लेयर कितनी महान है। सुनकर मेरे कान पक गए हैं। बस दुख इस बात का है कि इस बार जिस काम के लिए मेरी वाइफ चाहती है कि मिस क्लेयर उसके साथ चलें, वो आंटी की सेहत की वजह से नहीं जा रही हैं। आंटी को पता नहीं है, मेरी वाइफ घर जाकर इतनी दुखी थी, बस यही बड़बड़ा रही थी। मेरे पीछे खड़ी मिस क्लेयर के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। तो सेरेना ने इसे मनाने के लिए भेजा है। कौन सा काम? क्लेयर, क्या बात है? मिस क्लेयर की माँ को अपनी बेटी के काम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मेरी बात सुनकर उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मम्मी, इसकी बकवास मत सुनिए। ऐसा कोई काम नहीं है। मेरा काम ठीक चल रहा है। मिस क्लेयर ने मुझे घूरते हुए अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। हालांकि मिस क्लेयर की माँ करीब 70 साल की थीं, पर वो बेवकूफ नहीं थीं। वो समझ गईं कि पक्का उनकी वजह से उनकी बेटी के काम पर असर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और पूछा, नौजवान, क्लेयर ने आप सबको परेशान किया है। यह लड़की बहुत जिद्दी है। मुझे बताओ, कौन सा काम है? मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखते हुए थोड़ा परेशान होने का नाटक किया। फिर कहा, आंटी देखिए, मेरी इस जुबान को कुछ भी छिपाकर नहीं रख पाती। असल में इस काम में ट्रैवलिंग ज्यादा है। प्लान तो ये था कि आंटी का ख्याल रखने के लिए एक केयरटेकर रख लिया जाए, पर मिस क्लेयर इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो खुद आंटी का ध्यान रखना चाहती हैं। क्लेयर, तुम पागल बच्ची, तुमने मम्मी को ऐसी बात क्यों नहीं बताई? अगर काम के लिए तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ। मिस क्लेयर की माँ ने मेरी बात सुनकर अपनी बेटी की तरफ देखा। मम्मी! मिस क्लेयर घबरा गई थीं। वो मन ही मन मुझे और भी ज्यादा कोस रही थीं। ये सच था कि वो यहां रहकर अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती थीं, पर असल वजह यह भी थी कि उनके पास जाने का रास्ता नहीं था। वह केयरटेकर रखने के लिए पैसे कहाँ से लातीं? अगली सर्जरी के पैसे ही उन्हें खोखला कर रहे थे। मिस क्लेयर, चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। मेरे एक्सप्रेशन अब भी शांत थे, जैसे मैं मिस क्लेयर की गुस्से वाली नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा हूं। मैंने मिस क्लेयर की माँ का हाथ थामकर फिर से प्यार से कहा, आंटी, फिक्र मत कीजिए, मुझे बस मिस क्लेयर से एक पल बात करनी है। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गया। मिस क्लेयर ने अपने दांत पीसे अपनी माँ की तरफ देखा, फिर मेरे पीछे बाहर आ गई। गैलरी में मिस क्लेयर ने ऊपर देखते हुए मुझे घूरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस मुझे एक बुरा इंसान समझ लीजिए। मैं बस सेरेना को दुखी नहीं देखना चाहता। ओह, सही कहा। मैंने आंटी की अगली सर्जरी की पेमेंट कर दी है। मैंने एक केयरटेकर का भी अरेंजमेंट कर दिया है। ये रहा फोन नंबर। आप खुद अपनी पसंद का इंसान चुन सकती हैं। मैंने शांति से जवाब दिया। हमारे बीच की हाइट के फर्क की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं थोड़ा नीचे झुककर देख रहा हूं। जेम्स रिवर्स, क्या तुम मुझे खैरात दे रहे हो? मिस क्लेयर गुस्से में हंसी। आप ज्यादा सोच रही हैं। ये एक लोन है। इसे बाद में उस सैलरी से काट लिया जाएगा जो सेरेना आपको देगी। आप और मिया, इस बार सेरेना आप लोगों को सीधे हायर कर रही है। इसका स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वो आपको कितना पे करती है। वैसे भी ये मेरा पैसा है, आपको मुझे वापस करना होगा। मेरा एटीट्यूड पूरी तरह से एक बदमाश रोग जैसा था। वैसे भी सर्जरी और केयरटेकर के पैसे मैं दे चुका हूं, वे रिफंड भी नहीं करेंगे। अब आप आगे क्या करती हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने मिस क्लेयर को रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। मैं मुड़ा और तेजी से एग्जिट की तरफ चल दिया। जेम्स रिवर्स, सेरेना को मत बताना। जब मैं दरवाजे तक पहुंचने वाला था, पीछे से मिस क्लेयर की आवाज आई। मैं मुड़ा नहीं, बस हाथ हिला दिया। मिस क्लेयर बस मेरे जाते हुए फिगर को देखती रहीं। उनके एक्सप्रेशन काफी उलझे हुए थे। यहां मैं अभी घर पहुंचा ही था। जब सेरेना क्यूरियोसिटी के साथ मेरे पास आई तो मैंने जानबूझकर नोटिस नहीं किया और खुशी खुशी लिली को उठा लिया। लिली आज रात क्या खाना चाहती है? सेरेना के एक्सप्रेशन पूरी तरह जम गए। उसने यकीन न करने वाली नजरों से देखा जब मैं उसके पास से गुजर गया। डैडी जो भी कुक करते हैं मुझे सब पसंद है। छोटी बच्ची वाकई मक्खन लगाना जानती थी, उसने कहा, और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसकी मम्मी का चेहरा अब उतर चुका है। ग्रेट, तो डैडी अभी कुक करने जाते हैं। इतना कहकर मैंने उस बच्ची के गाल पर किस किया और किचन की तरफ बढ़ गया। जेम्स रिवर्स, मैं अब गुस्सा हूं। सेरेना ने मुंह फुला लिया, उसका चेहरा शिकायतों से भरा था। ये इंसान उसे फिर से इग्नोर कर रहा था। क्या उसे नहीं पता कि वो घर पर कितनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी? क्या बात है? मैं पीछे मुड़ा। मेरे मासूम एक्सप्रेशन ने सेरेना को और भी गुस्सा दिला दिया। जब वो गया था तो उसने प्यार से उसे बुद्धू, डमी कहा था। अब जब वो वापस आया है तो अनजान बन रहा है। वो जितना सोचती उतना ही उसे गुस्सा आता।
सेरेना सोफा पर धप से बैठ गई, हाथ मोड़ लिए और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मेरी तरफ अब और नहीं देख रही थी। वो छोटा सा गुस्सा देखने लायक था। मैं मुस्कुराया और तय किया कि अब उसे और नहीं चिढ़ाऊंगा। कल जब तुम जाओगी तो अपने गुस्से के साथ उन 2 वफादार बॉडीगार्ड्स को ले जाना मत भूलना। अगर तुम उनके बिना बाहर गई तो लोग तुम्हें परेशान करके मार डालेंगे। सेरेना अचानक पीछे मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके मूड बदलने की स्पीड ने मुझे भी हैरान कर दिया। मिस क्लेयर मान गई? आपको क्या लगता है? ठीक है, मुझे कुक करने जाना है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। जेम्स रिवर्स, आपने ये कैसे किया? आखिर तक सेरेना मुझसे ये नहीं उगलवा पाई कि मैंने ये कैसे किया। जब भी वो पूछती, मैं अनजान बन जाता, पर इससे उसकी उन चमकती आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ा जिनसे वो मुझे देख रही थी। जब से जेम्स रिवर्स बदला था, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता था। मैंने शांति से सेरेना की उस तारीफ भरी नजरों का आनंद लिया। अब मैं एक बड़ा खिलाड़ी, बिग शॉट था। जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सके, वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हार्मनी रिकॉर्ड्स के कोलैबोरेशन वाली इनकम ने मेरा वॉलेट इतना भारी कर दिया था कि उसका वर्णन करना मुश्किल था। जहां तक मिस क्लेयर की सिचुएशन की बात है, सेरेना के बताने के बाद मैंने पहले ही वजह गेस कर ली थी। जब किसी के पास खाने तक के लिए पैसे न हों, तो वो सपनों का पीछा करने के लिए आपके पीछे कैसे आ सकता है। अगली सुबह जल्दी ही सेरेना उठ गई थी। आज मैं भी बहुत कम ही जॉगिंग के लिए बाहर गया था। हम दोनों ने किचन में तालमेल के साथ काम किया और साथ में ब्रेकफास्ट बनाया। सेरेना का सामान पहले ही पैक होकर लिविंग रूम में रखा था। लिली अभी सो रही थी। उसका इरादा लिली के जागने तक रुकने का नहीं था। उसे डर था कि तब वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। ब्रेकफास्ट जल्दी बन गया। सेरेना खामोशी से ब्रेकफास्ट करने लगी। मैं उसके पास बैठा बीच बीच में बातें करता रहा। हम एक साधारण परिवार की तरह लग रहे थे। वाइफ काम के लिए दूर जाने वाली थी और हस्बैंड उसे हिदायतें दे रहा था। वहां पहुंचकर अक्सर कॉल करना याद रखना, वरना लिली तुम्हें मिस करेगी। मैंने वहां बता दिया है कि तुम आज पहुंच रही हो। मेट्रो सिटी भी ज्यादा दूर नहीं है। जब भी टाइम मिले वापस आ जाना। अगर बाहर कुछ भी होता है तो मुझे बताना याद रखना। बुद्धू बनकर सब कुछ अंदर ही मत दबा लेना। सेरेना दलिया खाते हुए मेरी बातें सुन रही थी। अचानक उसका दिल थोड़ा खाली खाली सा महसूस करने लगा। वो घर छोड़ने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। सेरेना ने वो खाना बहुत धीरे धीरे खाया। जब दलिया लगभग खत्म होने वाला था और उसका फोन बजा, तब भी वो ख्यालों में खोई थी। जब मैंने उसे याद दिलाया, तब उसने रिएक्ट किया और फोन उठाया। हेलो सेरेना, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मिस क्लेयर मेरे साथ हैं। तुम कब आ रही हो? मैं बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। सब लोग थोड़ा और इंतजार करें। ठीक है, फिर मेरे घर के नीचे मिलते हैं। नो शो नो गो। मैंने सामान की तरफ देखा। जाने का वक्त हो गया है। लोगों को इंतजार मत करवाओ। सेरेना ने सिर हिलाया। पहले मैं लिली को एक बार देख लूं, फिर मैं निकलती हूं। दूसरी तरफ मेट्रो सिटी की स्टारलाइट एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में एंजेला ऑफिस जल्दी पहुंच गई थी। बस आज काम में उसका मन नहीं लग रहा था। मुश्किल से दोपहर हुई। टाइम कैलकुलेट करके एंजेला बिल्डिंग के एंट्रेंस पर नीचे गई। उस आदमी की वाइफ आज पहुंचने वाली थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कैसी इंसान है, वो वाइफ जिसे वो इतना प्यार करता है। उसने बस थोड़ी ही देर इंतजार किया था कि एंजेला ने रिवरसाइड सिटी की नंबर प्लेट वाली एक कार देखी। वो बिल्डिंग के सामने पार्किंग लॉट में आकर रुकी। एंजेला ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गौर से देखा। कार से 3 लोग बाहर निकले, एक जवान और चुलबुली लड़की जो बिना रुके बातें कर रही थी, एक बड़ी उम्र की औरत जिसके बाल सफेद थे और जो काफी शांत और गंभीर लग रही थी। सेरेना की इन 2 सहेलियों को देखकर उसे लगा कि सेरेना की पर्सनालिटी पक्का बहुत अच्छी होगी। उसने अपनी नजर बीच में चल रही महिला पर टिकानी शुरू की। एक ओवल फेस जिसका रंग गुलाबी था, बादाम जैसी आंखें जो पानी की तरह चंचल थीं। ये कोमल पानी जैसी महिला ऐसी थी जिसे देखते ही मन में ममता जाग जाए। कोई हैरानी नहीं कि वो लड़का उसके लिए ऐसा क्यों था। एंजेला ने खुद को संभाला और तेजी से पास पहुंची। हेलो, तुम जरूर सेरेना होगी। मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की डिप्टी HR डायरेक्टर हूं, एंजेला लिन। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हारा स्वागत करती हूं। एंजेला मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें सीधे सेरेना को देख रही थीं। हेलो, मैं सेरेना हूं। सेरेना की आवाज बहुत कोमल थी। ऐसी लड़की? उस बेवकूफ जेम्स रिवर्स ने इसे पहले कैसे फंसा लिया होगा? उस प्रोफेशनल महिला ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी जटिलता भी थी। पक्का कोई ऐसा ही इंसान होगा जिसने उस वक्त के बेकार जेम्स रिवर्स को चुना होगा। तो चलिए, मैं पहले आपको यहाँ का टूर करवा देती हूँ। आखिर आपको अगले 2 साल यहीं काम करना है। आप जितना जल्दी यहाँ से वाकिफ हो जाएंगी उतना ही अच्छा होगा। टूर के बाद मैं आपको आर्टिस्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगी। पूरा ग्रुप एंजेला के पीछे बिल्डिंग के अंदर चला गया। पूरे रास्ते मिया पूरी तरह से हैरान थी।
ये जगह रिवरसाइड सिटी की सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट ब्रांच से कहीं ज्यादा आलीशान थी। इसके अलावा यहाँ आप किसी भी पल उन स्टार्स को देख सकते थे जो अक्सर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहते थे। ये सेलेस्टियल ब्यूटी ब्रांच से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता था। आपको पता होना चाहिए कि रिवरसाइड सिटी में रेबेका जैसी सेकेंड ईयर सिंगर का ही काफी रुतबा था। एंजेला उन्हें लिफ्ट में ले गई और सीधे 11वीं मंजिल पर पहुंची, उन्हें बड़े उत्साह से हर चीज इंट्रोड्यूस करवाते हुए। इस दौरान कई लोगों ने एंजेला को ग्रीट किया। उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी चापलूसी वाले एक्सप्रेशन थे। जब उन्होंने सेरेना को देखा तो वो काफी क्यूरियस थे। उनकी आंखों में साफ तौर पर जलन दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या एंजेला सिर्फ डिप्टी एचआर डायरेक्टर नहीं थी? क्यों हर कोई उसे ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था? और तो और, सेरेना को जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि उसने एक कम बालों वाले मिडिल एज्ड आदमी को देखा जिसने एचआर डायरेक्टर का बैज पहना हुआ था। वो खुद रुककर एंजेला को ग्रीट कर रहा था और यहां तक कि उसे भी ग्रीट किया। सेरेना थोड़ी सम्मानित महसूस कर रही थी और उसने रिस्पॉन्ड किया। विक्टर जंग नाम के इस डायरेक्टर का स्वभाव कितना अच्छा था, वो उसके प्रति भी इतना पोलाइट था। आपको पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल ब्यूटी ब्रांच में वहां का कोई भी लीडर लोगों से मिलता था तो उसकी नाक हमेशा आसमान पर रहती थी। तभी एंजेला गैलरी के आखिर में रुकी। उसने सामने एक लाउंज रूम की तरफ इशारा किया और सेरेना से कहा, अब से ये तुम्हारा प्राइवेट लाउंज होगा। आमतौर पर जब कंपनी में तुम्हारा कोई शेड्यूल नहीं होगा तो फ्री होने पर तुम यहां आराम कर सकती हो। सेरेना ने ऊपर देखा। उसने देखा कि इस लाउंज रूम का दरवाजा मजबूती से बंद था। वहां एक कीपैड लॉक लगा था और नेम प्लेट पर वाकई उसका नाम लिखा था। एंजेला ने पासकोड प्रेस किया और सेरेना को वो कोड्स इंट्रोड्यूस करवाए। शुरुआती पासकोड 6/6 6,66,666 है। तुम बाद में पासकोड बदल सकती हो। हो गया, अंदर जाओ और अपना लाउंज देखो। दरवाजा खुला, सब लोग अंदर गए। मिया सबसे पहले चिल्लाई, वाह, ओ माय गॉड, ये लाउंज तो बहुत बड़ा है और इसकी सजावट कितनी आलीशान है। मिस क्लेयर के थोड़े शांत रहने के अलावा सेरेना भी हैरान रह गई। उसने इतना आलीशान लाउंज कभी नहीं देखा था। एंजेला ने उनके हैरान चेहरों को देखा और मुस्कुराई। हर किसी को ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता। टॉप टियर रिसोर्सेज का मतलब है कि लाउंज भी कुदरती तौर पर टॉप टियर ही होना चाहिए।